हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था, हम नीट 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे थे और हमने अप टू 20 क्वेश्चंस तक की थ्योरी डिस्कस की थी। क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जो उससे रिलेटेड थ्योरी थी उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम आगे का शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM। सॉलिड सिलेंडर है तो मास दिया हुआ है इसका 2 kg, तो ये हो गया इसका मास। इसकी रेडियस जो हो गई वो हो गई 4 सेंटीमीटर। रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर। SI यूनिट में लिखेंगे हमेशा 4 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। रोटेटिंग अबाउट एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM। 3 RPM इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो एंगुलर वेलोसिटी इज 3 RPM। RPM को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना, रिवोल्यूशंस पर मिनट। 3 रिवोल्यूशंस का मतलब 3 इंटू 2 पाई का एंगल हो गया 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में। अब ये कन्वर्ट हो गया रेडियन पर सेकंड में। 660 पाई बाई 10 आएगा ये रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और इसको रोकना है। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस। सो दिस इज द थीटा बिफोर which it travels, it stops. It is the theta traveled before it stops, I mean to say. Stop का मतलब final angular velocity of the question given in the question is 0. So what is given to us? Mass is given, radius is given, solid cylinder that is given, and it is rotating at the rate of 3 RPM, जिसको हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। Finally it is stopping after covering 2 pi revolutions. ठीक है, देर इज अ कैच। थीटा इज 2 पाई रेवोल्यूशंस, माइंड इट। यहाँ पे फंसाया है बच्चों को इसने। बच्चे थीटा 2 पाई पुट कर देंगे हड़बड़ी में। 2 पाई रिवोल्यूशंस है ये। ठीक है, तो इसको फिर से 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करवाते हैं लोग जानबूझ के। तो सबसे पहले तो हम ये प्लान करेंगे कि भाई टॉर्क कैसे निकलेगा। तो टॉर्क निकलेगा आई अल्फ़ा से। ठीक है, आई कैसे है, तो आई हो गया भैया mr²/2। अल्फ़ा हमें निकालना है, तो ये हमारा एल्गोरिदम ये है हमारा फाइनली। ऐसे हमें आगे चलना है। चलो भाई अल्फ़ा निकालते हैं। तो अल्फ़ा निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो हमें फाइनल ओमेगा पता है, इनिशियल ओमेगा पता है, कितना थीटा ट्रेवल किया ये भी हमें पता है। ठीक है, और हमें निकालना है अल्फ़ा। तो इक्वेशंस तो सारे सेम टू सेम काइनेमेटिक्स की तरह होते हैं। v से ओमेगा फाइनल रिप्लेस हो जाएगा, u से ओमेगा इनिशियल रिप्लेस हो जाएगा, थीटा की जगह s, अल्फ़ा आ जाता है a की जगह। तो इक्वेशन क्या होता है इनके बीच में, इक्वेशन होता है v² माइनस u² इक्वल टू 2s, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो। उसी तरह अगर अल्फ़ा कांस्टेंट हो तो इक्वेशन क्या बनेगा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा। Now what is omega final? Omega final is 0. What is omega initial? Omega initial is pi by 10. So pi square by 10. Pi square by 10 square, I'm sorry. And then 2 into, now since it is stopping, so this will be retarding torque. So retardation होगा यहाँ पे, angular retardation. और थीटा की वैल्यू दी हुई है 2 pi. So it is not 2 pi, it is 2 pi into 2 pi. So this is 4 pi square. सही है, तो इससे पाई स्क्वायर कट जाएगा जी, कटेगा ना। तो हमें अल्फ़ा की क्या वैल्यू मिलेगी बताइए। पाई स्क्वायर कट जाएगा तो अल्फ़ा की क्या वैल्यू मिलेगी बताइए। नीचे में देखिए यहाँ 100 है और यहाँ से 8 और आ रहा है, यानी 1/800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू कैन सी हियर। ठीक है, अब हम निकालते हैं टॉर्क। तो मास दिया है भाई साहब कितना, 2। रेडियस कितना दिया है, 4/100 का स्क्वायर, mr²/2 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ 1/800। सो डू इट, 2 गेट्स कैंसल्ड। 8 काटेगा इसको 16 को, तो 2 बचेगा ऊपर में, और यहाँ 10 की पावर 4 और 2, मेरे ख्याल से 2 इंटू 10 की पावर -6। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो इसका आंसर होना चाहिए।
तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर, थोड़ी सी तो ब्यूटिफिकेशन कर दो, मैं इसमें सब कुछ यहीं सॉल्व कर रहा हूँ। लोग कितना स्टाइलिस्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है, अपन कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं बस। तो ये अगर आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन के बगल में सॉल्व करने से टाइम भी बचता है, इन्फॉर्मेशन भी सारी सामने होती है, इसलिए वाइट बोर्ड नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन आ गया, अ फोर्स F इक्वल टू 20 + 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton, y is in meter. The work done by the force to move the particle from y equal to 1 to y equal to 0 to y equal to 1. ओके, देखिए सर यहाँ पे वर्क डन निकालना है बाई वेरिएबल फोर्स। सो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इज व्हाट? वर्क डन का फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, या वाई का फंक्शन है तो एफ डी वाई, और लिमिट होगी y1 से y2 तक। बेसिकली ये जो एफ डी वाई हमने लिखा है ये डी डब्ल्यू वर्क है इन वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y डी वाई। अभी डी वाई इतना छोटा है कि उसमें फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं माना जाएगा, तो हम ऑलमोस्ट इसको डी वाई के लिए फोर्स एफ ही मान के चलते हैं। देन वी विल इंटीग्रेट दिस डी डब्ल्यू टू फाइंड डब्ल्यू। तो डब्ल्यू निकालने के लिए हम इन सारे डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करते हैं। भाई ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये देखिए, ये हमने फोर्स की जगह डाल दिया वाई के रिस्पेक्ट में, इसका बस इंटीग्रेशन करने आना चाहिए 0 से 1 तक। तो 20 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 20y, 10y डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10, और y डी वाई का हो जाएगा y²/2। और लिमिट डाल देंगे इसमें, लिमिट डालेंगे 0 से लेके 1 तक। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर? 0 डालने पे तो 0 ही आएगा, 1 डालने पे यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा। सर 25 जूल हमारा आंसर होगा। दिस इज द आंसर। ओके, लेट्स सेव इट एंड मूव अहेड। कल वीडियो डाला नहीं है तो आज कोशिश करूँगा ज़्यादा कवर करने का। विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस? ऑब्वियसली फ्यूज़ सर्किट को किसी भी तरह के ओवर वोल्टेज से बचाता है, ठीक है। जब ओवर वोल्टेज होगा, ओवर करंट फ्लो होगा, तो फ्यूज़ का वायर जो होता है, फ्यूज़ वायर, ठीक है, इट इज़ वायर मेड ऑफ टिन एंड लेड। सूखा सूखा क्वेश्चन का आंसर बता के क्या फ़ायदा है, कुछ बता दो और। एंड हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। तो जब भी ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जब वो ज़्यादा करंट जाएगा तो हीटिंग ज़्यादा होगी, I²R। हीटिंग ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मेल्ट कर जाएगा, तो सर्किट ऑफ हो जाएगा, घर की बिजली चली जाएगी, लेकिन अप्लायंसेस बच जाएंगे। अगर वो नहीं फ्यूज़ ब्लो आउट होगा तो ये सारा जो करंट है, ओवर करंट, ये आपके अप्लायंसेस में जाएगा और अप्लायंसेस को फिर बर्बाद कर देगा। तो अप्लायंसेस के अंदर खराबी आने से अच्छा है कि फ्यूज़ चली जाए। सो फ्यूज़ इज़ द प्रोटेक्टिव डिवाइस, और जिस क्लास ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आता है उसको हम लोग सर्किट ब्रेकर कहते हैं, क्योंकि सर्किट को तोड़ने का काम करता है। सो इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर की कैटेगरी में आता है। तो फ्यूज़ इज़ द डिवाइस। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी। अच्छा, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब भाई एमीटर और वोल्ट मीटर के क्वेश्चन में जो सबसे खास बात होती है वो ये देखना है कि आपके एमीटर और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है क्या है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो एमीटर एंड वोल्ट मीटर होगा ये दोनों आइडियल होगा। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड दे आर कंसिडर्ड टू बी आइडियल वन, ठीक है। तो अगर ये आइडियल हुए भाई साहब, तो आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है इनफाइनाइट, और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस होती है 0। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। अगर इसके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हुआ तो ये वाला पार्ट ऑफ सर्किट जो आपका होगा ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये करंट नहीं खींचेगा इससे, तो ओरिजिनल रीडिंग देगा, ठीक है। अगर इसके अंदर फाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए तो ये करंट यहाँ आके ऐसे और ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो ओरिजिनल जिसको ये नापने चला है उस करंट का कुछ पार्ट ये खुद खा जाता है,
तो उस केस में क्या होगी, इसकी जो रीडिंग पहले आ रही थी बिना वोल्ट मीटर लगाए उससे कम रीडिंग आएगी। सोचिए पहले करंट इसमें 10 एम्पेयर जा रहा था, तो वोल्ट इसका रीडिंग आ रहा होगा 10 इंटू 10 100 वोल्ट। लेकिन जैसे ही आपने वोल्ट मीटर यहाँ लगाया और इसने कुछ करंट खींच लिया, मान लीजिए इसने 5 करंट खींच लिया 5 एम्पेयर, तो अब तो इसकी रीडिंग 50 वोल्ट ही आएगी ना। सो वोल्ट मीटर अगर आइडियल नहीं होगा तो नेगेटिव एरर देता है, इसीलिए वोल्ट मीटर आइडियल होना चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होना चाहिए, वो कोई करंट नहीं ड्रॉ करना चाहिए। अमीटर लगाते हैं सीरीज में, अगर अमीटर के पास रेजिस्टेंस हो जाए तो सर्किट का रेजिस्टेंस वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए सोचिए कि इस सर्किट का करंट नापने के लिए अमीटर अभी नहीं लगाया है, तो इस सर्किट के अंदर करंट है मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर करंट है, ठीक है 10 एम्पेयर करंट है। अब मान लीजिए आपने एमीटर लगाया, तो एमीटर जब आप लगाएंगे और वो भी सीरीज में, तो सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ओरिजिनल करंट जिसको ये नापने चला उसी करंट को एक क्या करेगा, घटा देगा, तो इसकी रीडिंग नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, नेगेटिव एरर देता है ये। इसलिए अमीटर को रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाना है, तो इसलिए आइडियल एमीटर का वैल्यू कितना होगा, रेजिस्टेंस का 0 आइडियली, और कुछ ना दिया रहे तो आइडियली मान के चलेंगे। अब देखिए खेल सारा समझ में आ जाएगा। अब भाई साहब आपका वोल्ट मीटर अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो ये सर्किट तो ओपन हो गया ना फिर, क्योंकि ये तो करंट खींचेगा ही नहीं, तो ये नीचे वाला सर्किट जो हो गया वो ओपन सर्किट हो गया। और अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो हमारे पास जो सर्किट इन फंक्शन बचता है वो कौन सा सर्किट बचता है बताइए, वो बचता है ये वाला, ये वाला, ये वाला सर्किट हमारे पास बचता है काम योग्य। तो ये, और इस सर्किट में आप देखिए वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस है नहीं और इसकी रेजिस्टेंस 10 है, तो आपका करंट जो होगा वो 1 एम्पियर रहेगा। आपकी वोल्टेज जो रहेगी 10 ओम के अक्रॉस वो भी 10 वोल्ट रहेगी। आ गया। अब आइए सेकंड केस में। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी साहब आपका जो वोल्ट मीटर है वो आइडियल है, तो आइडियल वोल्ट मीटर अगर यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ सर्किट में क्या है, नहीं मतलब ही नहीं, क्योंकि ये ब्रांच तो हमारा ओपन हो जाएगा। दिस इंटायर ब्रांच इज ओपन सर्किट। वाई इट इज ओपन सर्किट, क्योंकि इसमें एक ऐसा चीज़ लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हमारे फंक्शनल सर्किट में कौन सा पार्ट बचता है, तो फंक्शनल सर्किट बिल्कुल वही बचेगा जो पहला क्वेश्चन बच रहा था, देखिए। और इस बंदे की रेजिस्टेंस तो है नहीं, इट इज़ द ज़ीरो रेजिस्टेंस एमीटर, ठीक है ना। तो इस सर्किट के अंदर करंट अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब ये ओपन ही हो जाना तो इसमें जितना मर्जी उतना रेजिस्टेंस लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इन बोथ द केसेस द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम एंड द करंट इज सेम। सो दिस इज द आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। इसका एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा आपको। गॉस लॉ से हम डेराइव करते हैं, तो डेराइव तो खैर चलो अभी नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट एक्सप्रेशन तो बता ही दे आपको। तो भाई साहब ये अगर एक स्फीयर है और ये हॉलो मेटल स्फीयर है, तो चार्ज केवल इसके सरफेस पे होगा। हॉलो मेटल स्फीयर है भैया, मेटल स्फीयर अगर है तो सॉलिड भी होता तो भी चार्ज सरफेस पे ही होता, इट विल बिहेव लाइक हॉलो, ठीक है, ओके, क्योंकि चार्ज केवल सरफेस पे रिसाइड करेगा। देखिए वॉल्यूम में चार्ज केवल इंसुलेटर के होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के होता है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक के। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, तो ये देखिए ये r डिस्टेंस है, यहाँ पे r कैपिटल R से कम है, यहाँ पे r कैपिटल R से लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा बाहर की तरफ लिया, सरफेस के जस्ट बाहर लिया हमने। यहाँ r की वैल्यू R से बड़ी है या आउटसाइड है, लेकिन ये r क्या है, r कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब आपको मैं वैल्यू बताता हूँ, ये पॉइंट है A और ये जो सरफेस के बाहर है जस्ट बाहर वो है B और ये पॉइंट C मान लीजिए। तो B को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई एम टेलिंग यू, इसलिए नहीं ज़रूरत है बिकॉज आउटसाइड वाला फॉर्मूला होगा वही B पे अप्लाई हो जाएगा। बस अंतर इतना है कि उसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दीजिएगा आप। सो इनसाइड एंड आउटसाइड का फॉर्मूला अपन करते हैं। तो इनसाइड का जो फॉर्मूला होगा यानी A जोन का, इसको B कर दो, A जोन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, क्या होगा बताओ, इट इज़ K Q स्मॉल r अपॉन R क्यूब। सो
सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड में, दिस इज़ फील्ड इनसाइड। और आउटसाइड में जो वैल्यू होगी फील्ड की, यानी बी वाले जोन में, वो होगी जो पॉइंट चार्ज की होती है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे ही आप सरफेस के बाहर निकलिएगा सारा चार्ज ऐसा बिहेव करेगा जैसे सेंटर पे आ गया। तो ये भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर हो गया आर का। तो इंक्रीजेस एज आर फॉर आर लेस देन आर एंड फॉर आर ग्रेटर देन आर, ये तो गलत ऑप्शन है। ग्रेटर देन आर के लिए डिक्रीज करेगा ना, इन्वर्सली है ना। जीरो एज आर इंक्रीज फॉर आर लेस देन आर, ये भी गलत है, जीरो तो होता नहीं अंदर में, ठीक है। अच्छा मैं सॉलिड का बता रहा हूँ आपको, हाँ सॉरी ये सही है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सॉलिड का बता रहा हूँ। ये अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, ये मैंने बनाया है एक सॉलिड स्फीयर के लिए। बट मैं आपको बताऊँ कि सॉलिड होने के लिए नॉन कंडक्टिंग होना ज़रूरी है। मेटल रहेगा तो हॉलो की तरह बिहेव करेगा। तो ये फॉर्मूले की ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं है, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें हॉलो मेटल स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। बहरहाल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है तो आप उसको याद रखिएगा। तो मैं अब आपको हॉलो का बता देता हूँ, ठीक है। तो हॉलो वाले में क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोनों को कंपेयर भी कर पाए। हॉलो वाले में चार्ज केवल सरफेस पे रहेगा, मतलब यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होती, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल होती है। ओके, इसमें भी स्फीयर का रेडियस आर है। अब इसमें दो ही फार्मूला होगा, एक अंदर, वहाँ भी दो ही था, अंदर और बाहर। लेकिन यहाँ अंदर में जो वैल्यू होगी दैट विल बी ज़ीरो, और आउटसाइड वाली वैल्यू ठीक वही वैल्यू होगी जो सॉलिड स्फीयर के केस में फार्मूला जो आ रहा था, यानी के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब बताइए क्या होगा, इन साइड में ज़ीरो होगा आर लेस देन आर में, और जैसे ही बाहर जाएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन तो ये भी नहीं है। ज़ीरो एज आर इंक्रीज फॉर आर लेस देन आर इंक्रीजेज एर आर इंक्रीजेज फॉर, ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन में क्या अंतर है। ज़ीरो एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, ठीक है। अच्छा ये डिक्रीजेस था, हाँ ये डिक्रीजेस था, तो ये वाला सही हुआ, ये वाला गलत हो गया, ये सही है। आर ग्रेटर देन आर पे जाएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो आर ग्रेटर देन आर पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आर लेस देन आर पे क्या करेगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना, यहाँ पे देखो इंक्रीजेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ डिक्रीजेस। तो बाहर में जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। तो देखिए दोनों का बाहर का फॉर्मूला सेम है, ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला देखिए, दोनों का बाहर का फॉर्मूला क्या है, सेम। अंदर में एक इसके ज़ीरो होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाएं यहाँ पे, तो हॉलो वाले का जो ग्राफ आएगा आर के साथ, मान लीजिए कैपिटल आर है, और एक मैं बनाता हूँ, हो सकता है ग्राफ भी पूछ दे आपसे, तो पढ़ा ही रहा हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूँ उसको। ये देखिए हॉलो वाले में अंदर में ज़ीरो होगा, और उसके बाद अचानक यहाँ से ग्राफ आपका डिक्रीज़ करता जाएगा। सॉलिड वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद डिक्रीज़। तो भैया ये सॉलिड वाले का है और ये हॉलो वाले का है, तो ये ग्राफ भी बता दिया आपको, ठीक है। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एट अ पॉइंट ए ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ डिप इज 25 डिग्री, एट द पॉइंट बी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ डिप इज -25 डिग्री। देखिए ऐसा सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, आप जब सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, जैसे कैसे समझाऊँ आपको, जैसे ये अर्थ है और ये अर्थ का मैग्नेट है, ऐसे ये जोग्राफिकल नॉर्थ है, ये जोग्राफिकल साउथ है। जो अर्थ का मैग्नेट है वर्चुअली, उसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर है। तो उसमें जो फील्ड लाइन जाती हैं वो कैसे जाती हैं समझिए, वो ऐसे निकलती हैं और ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, फिर ऐसे यहाँ अंदर तक जाती है। ये होता है उनका ओरिएंटेशन। तो मैं आपको बताऊं कि
देखिए ये हमने डिवाइड कर दिया है ना, ये अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि जोग्राफिकल नॉर्थ इधर है, जोग्राफिकल साउथ इधर है। इधर हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अभी जो आप डिप एंगल होगा, ये जब ऊपर की तरफ उठा होगा यानी सरफेस से अवे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर आप कंपास लटकाते हैं तो लाइन ऑफ फील्ड के अलोंग लाई करेगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे गौर से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल की तरफ झुकाव कर रहा है, नीचे की तरफ। तो ये आपका कंपास नीडल जो होगा वो, ये देखिए कोशिश करिए कंपास नीडल बनाने की, वो क्या करेगा कि हॉरिजॉन्टल का जो डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल, इससे नीचे की तरफ एंगल बनाएगा। सो सदर्न हेमिस्फीयर में डिप एंगल सरफेस से ऊपर की तरफ बनता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिप एंगल सरफेस की तरफ बनता है, यानी नीचे की तरफ। तो सदर्न हेमिस्फीयर में डिप एंगल पॉजिटिव होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बहुत सारे पेपर जो हैं हमने देखे थे, जो सोल्यूशन लोग देते हैं कोचिंग वाले, काफ़ियों में बहुत स्टैंडर्ड वाले जो हैं बड़े वाले लोग कोचिंग, उसके पेपर में भी इसका आंसर गलत किया हुआ है। आपको मैं बताऊं, जहां पॉजिटिव डिप होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो ये बी आंसर होना चाहिए। लोगों ने इसको सी दे रखा है आंसर, ठीक है, तो बी होगा आंसर। सदर्न हेमिस्फीयर में डिप एंगल जो पृथ्वी का सतह है उससे ऊपर की तरफ उठ के बनता है, और ऊपर वाले डिप एंगल को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले डिप एंगल को नेगेटिव बोलते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ झुका होता है। अगर आप वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव नेगेटिव मान के चल रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव इन्होंने लिया तो मैं इसको यही मान के चलूंगा कि वर्टिकली अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड वर्टिकली डाउनवर्ड इज नेगेटिव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in an orbit is minus 3.4 electron volt. Its kinetic and potential energies are respectively. तो देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसकी टोटल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बट टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड में डबल होता है, मतलब इसको आधा करने से तो ये रिलेशन बनता है। अब आप खुद निकाल लीजिए, टोटल एनर्जी कितना दे रखा है आपका? टोटल एनर्जी दे रखा है -3.4, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होगा तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये है वाला आंसर हमारा होगा थर्ड। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है वो तब होता है जब रे जा रही होती है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। ये देखिए, ये है आपका डेंसर मीडियम और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं हम लोग, और ये हमारा रेयरर मीडियम है, और रेयरर मीडियम का हम लोग μr लिखते हैं। ये हमारा नॉर्मल है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम के अंदर, इससे जो रे जा रही है वो ऐसे जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, और ये रे फिर ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट करेगी, तो एंगल आई से ज़्यादा होगा, यही ऑब्जर्वर देखेगा। आँख बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
अब सोचिए अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जिस पे ये आर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी सरफेस को ग्रेज करने लगेगा। इस एंगल को ही हम कहते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल सी। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। और फिर इससे हम म्यू आर म्यू डी और सी का रिलेशन निकालते हैं, वो भी डराइव कर देता हूँ जब इतना बता दिया है तो स्नेल्स लॉ लगाइए, ये जो पर्पल कलर का बना हुआ उसके लिए। तो क्या लिखिएगा बताइए, म्यू डेंसर इंटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू रेयरर इंटू साइन ऑफ आर। क्योंकि इसके बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, देखिए काला वाला देखिए रे, तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होगा, फिर ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, जिसको TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इफ योर आई इज ग्रेटर देन सी, then with the same angle it will get totally internally reflected। सही है। तो प्रभु यहाँ से साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन आर इज साइन 90, दैट इज 1। सो दिस इज म्यू आर बाई म्यू डी, और इट इज 1 बाई म्यू ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, सॉरी। सो सी इज साइन इनवर्स ऑफ 1 by mu of denser with respect to rarer। ठीक है। खैर क्वेश्चन में तो आपसे बस आर पूछा था, तो ये हो गया 28। 29 पे आते हैं। द वर्क डन टू रेज द मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, अगेन देखिए ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टेशनरी मास को उठाना है आपको, कहाँ से उठाना है स्टेशनरी मास को, सरफेस से उठाना है, और कहाँ तक ले जाना है, रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट तक ले जाना है। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, एंड वी हैव टू ब्रिंग इट टू दिस हाइट। दिस हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू आर, राइट। सो सिंस ओनली वर्क डन टू रेज इज रिक्वायर्ड, तो हम ये मान के चलेंगे वी आर डूइंग दिस वर्क स्लोली, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट करेंगे। सो व्हाट इज द वर्क डन, work done equal to final potential energy of the body minus initial potential energy। initial potential energy। now what is the formula of potential energy? अगर ये मास m है और ये मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है, और ये इसके सेंटर से अगर डिस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला होता है -GM डिवाइडेड बाई सेंटर से डिस्टेंस। तो बाद वाला डिस्टेंस तो r प्लस एच होगा, आई मीन टू से कैपिटल R प्लस एच, सॉरी कैपिटल R प्लस एच होगा, और शुरू वाला सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा कैपिटल R। अब ये h भी r के बराबर है भाई साहब, तो ये हो जाएगा -GM डिवाइडेड बाई 2r प्लस माइनस प्लस हो जाएगा GM डिवाइडेड बाई r। अब ऐसा है कि 1 में से हाफ जा रहा है तो बचेगा हाफ, सो आंसर इज GM डिवाइडेड बाई r 2r। लेकिन अभी तो स्मॉल जी के टर्म्स में दे रहा है आंसर वर्क डन का, तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको स्मॉल जी के टर्म्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए, कुछ भी नहीं करना है, 2 यहाँ खींच लीजिए, देखिए एक r यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक r से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल जी, सो इट इज़ mgr डिवाइडेड बाई 2। ये है आपका आंसर, हाफ mgr। ठीक है। Now moving to the next question. Two particles, no, this one, sorry. When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. ठीक है। But when the inclination is decreased to 30 degree, the same object is shot with the same velocity. It can travel x2 distance, then x1 by x2। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक को बार बार सेम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इट इज़ स्मूथ सरफेस बट इंक्लाइन। एक पॉइंट पे जाके रुकेगा,
ट्रेवल्ड डिस्टेंस x होगा। x और थीटा का संबंध निकालना है, क्योंकि एक बार आप थीटा 30 ले रहे हैं और एक बार आप 60 ले रहे हैं, बस यही है कहानी। तो देखिए भाई साहब, ये रुक क्यों रहा है, तो इसका FBD बनाइए। तो बीच में कहीं अगर हम इसका FBD बनाएं तो इसके FBD में हमें कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे बताइए। हाँ, एक दिखेगा mg को हम लेंगे दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। इधर होगा mg cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं थोड़ा हटा के mg sin थीटा। इसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो एक साफ साफ दिखता है कि नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस कर लेगा। So this is producing the retardation. mg sin theta is producing the retardation. So retardation here is minus g sin theta. So apply the equation. V square minus u square equal to 2x. So what is V? 0. What is u? U is u. What is a? Minus g sin theta. Find x. Now since u is kept same every time, g can't change. So clearly x is inversely proportional to sin theta. So what is x1 by x2? Clearly x1 by x2 is sin theta 2 by sin theta 1. What is sin theta 2? Theta 2 is 30, so it is half, and sin theta 1 is root 3 by 2. So ultimately the answer is 1 by root 3. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, ये तो इन्फॉर्मेशन है भाई साहब। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट 4He2। ठीक है, चलिए लिखने की जरूरत नहीं है ये तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये सही जवाब है इसका। सो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ईजीएस्ट क्वेश्चन है पेपर का। ये देखिए, द स्पीड ऑफ अ स्विमर, पहली बार मतलब जब से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम नीट में रिवर बोट से रिलेटेड, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। रेन मैन आ चुका है, बट रिवर बोट ये पहली बार आ रहा है मेरी याददाश्त जहाँ तक है। आप चेक कर लेना नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, कम से कम इधर 15-20 साल में तो मैंने नहीं देखा है शायद। ओके, सो अब ये भी रेडार पे है। पहले हम लोग कह देते थे कि लास्ट टाइम है तो छोड़ के निकल जाओ, इससे तो मिलते नहीं है क्वेश्चंस, बट आ रहा है अब। रिवर स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, तो देखिए ये आपका एक रिवर है भाई साहब। स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर का मतलब क्या होगा? इट इज़ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। देखिए जब भी बोले स्टिल वाटर में, तो इसका मतलब सोचिए रिवर को रोक के आदमी की स्पीड बता रहा है, मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, याद रखिएगा। उसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इन दोनों की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी उसका वेक्टोरियल डिफरेंस। तो वो 20 दे रहा है और स्पीड ऑफ रिवर दे रहा है। कहता ये आदमी साउथ में खड़ा है यहाँ पे, और इधर नॉर्थ वर्ड्स इसको जाना, सीधा बिल्कुल पहुँचना है यहाँ पे। तो कहता है कि किस डायरेक्शन में अटेम्प्ट लेगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ हुआ तो ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ हुआ तो राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। तो कहता है कि नॉर्थ से कितने एंगल पे अटेम्प्ट लेगा ये बताना आपको। तो देखिए अगर ये सीधा जाने की कोशिश करेगा तो क्या दिक्कत आएगी समझिए। इसके लिए पहले वेक्टर रिलेशन समझिए। आदमी की, मैन की जो ओरिजिनल वेलोसिटी आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो निकालने के लिए आपको मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, यानी वेलोसिटी इन स्टिल वाटर में रिवर की वेलोसिटी वेक्टोरियली ऐड करनी पड़ेगी। ऊपर वाला इक्वेशन तो ये बता रहा है हमें। देखिए ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, लिख देता हूँ यहाँ पे WRT, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जितनी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के अंदर आपको रिवर की वेलोसिटी वेक्टोरियल ऐड करनी पड़ेगी। तो अब सोचिए अगर ये बंदा इस डायरेक्शन में चल दे तब तो रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐसे ऐड अप होगी। तो VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में रिवर वेलोसिटी ऐड होगी, तो ये वेलोसिटी तो टेढ़ी आ जाएगी फिर VM की। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग कैसे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा बताइए? डायग्राम गलत हो गया तो उसको बैक करिए।
अब क्या करना पड़ेगा बताइए। तो ये उसे पता है कि भाई ऐसा है कि मुझे सीधा जाना है अल्टीमेटली, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, ये आपका वी एम आना चाहिए फाइनली, ठीक है, वी एम फाइनली इधर आना चाहिए। तो अब आप सोचिए, इसका मतलब ये आदमी इधर झुक के चलेगा तभी तो, कोई रिवर की वेलोसिटी तो राइट हैंड साइड में ही एक्ट होने वाली है। सो दिस इज वी एम आर, लेट्स ड्रॉ इट वंस अगेन विथ सम अदर कलर। देखो ये वी एम आर इधर अटेम्प्ट लेगा, ठीक है, ये अटेम्प्टेड वेलोसिटी भी यही होता है, स्टिल वाटर की वेलोसिटी भी यही होती है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी भी यही होती है। और इसमें एडअप होगा कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये देखिए, ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। और सर तब आपको मिलेगा फाइनल वेलोसिटी ये वाला, यही वो वेलोसिटी होगी जिससे ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेवल कर रहा होगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। अब ये आपको एंगल निकालना है कि कितने एंगल से, निकाल लीजिए। वी एम आर का वैल्यू दिया हुआ मेरे ख्याल से 20 दिया हुआ है, और वी आर का जो वैल्यू दिया हुआ है, वी आर दिया हुआ 10। सो साइन थीटा इज 10/20, सो थीटा इज 30 डिग्री विथ नॉर्थ, और किस साइड झुका हुआ है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट। सही है। तो ये जो हरा वाला और नीला वाला हमने वेलोसिटी वेक्टर बनाया, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये अटेम्प्ट लेगा, रिवर अपनी वेलोसिटी जो ग्रीन वाला वेक्टर वो देगा, लेकिन फाइनली ये वेलोसिटी आती है जिससे ये ट्रेवल कर रहा होगा। 32 हो गए, एक और लेते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है एक पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं भाई साहब, और तीनों फोर्सेस जो हैं वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं जो इस ट्रायंगुलर फॉर्म में तीनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो अगर ये ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा। हम जहाँ चले वहीं पहुँच गए। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एज पर ट्रायंगल लॉ। द रिजल्टेंट फोर्स एज पर ट्रायंगल लॉ इज इक्वल टू 0, because if 3 or more vector enclosed a polygon or a triangle, अगर बहुत सारे वेक्टर आप बनाते हो और बनाते 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 आप जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, पॉलीगन इनक्लोज कर लिया आपने सेम ऑर्डर में, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बन रहा है तो क्लॉकवाइज, सेम ऑर्डर में बनाते हुए अगर आप बहुत सारे वेक्टर बनाते 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 हैं आपने पॉलीगन इनक्लोज कर लिया, तो उन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर थ्योरम के अनुसार, उस पॉलीगन लॉ के अनुसार 0 होगा। सो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होनी चाहिए, इट विल रिमेन कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन 0 है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज 15 करेंगे डिस्कस, ठीक है, क्योंकि कल हमने वीडियो नहीं डाला था और फिर अगले दिन पेपर खत्म करेंगे। 2 particles A and B moving with a uniform circular motion, concentric circle of radii r and rb with speed v and v velocity respectively, the time period of rotation is same, the ratio, again a very easy question। कुछ क्वेश्चन का औकात ही नहीं है इसमें, बिकॉज अब देखो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक चक्कर में एंगल कितना कवर होता है, 2 और टाइम होता है टाइम पीरियड के बराबर। सो ओमेगा 1/ओमेगा 2 का रेशियो जो होगा दैट इज T2 डिवाइडेड बाई T1, टाइम के इन्वर्सली है और टाइम दोनों का सेम है तो 1:1 आ जाएगा। तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही उलूल जुलूल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter। क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, आइए बनाते हैं, चित्रांकित करते हैं इसको। एक हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम है और ड्रम के अंदर ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। एक ब्लॉक बनाते हैं, ये बन गया हमारा ब्लॉक, ब्लॉक का मास दिया हुआ। और बताओ भाई
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस दिया हुआ है, चलो ये भी सुंदर बात है। कोफिशिएंट, और उसके बाद द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। अब हम क्या कर रहे हैं समझो, हम इस सिलेंडर को रोटेट कर रहे हैं, बहुत जगह देखा होगा आपने क्वेश्चन, और इसको रोटेट यूं कर रहे हैं कि ये स्लिप नहीं कर रहा ब्लॉक। तो आपको निकालना है कि इसकी ओमेगा कितनी होगी, ठीक है, कम से कम कितनी एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू जिसके लिए स्लिप ना करे। अब सोचिए अगर मिनिमम, बेयर मिनिमम आप मेंटेन करके चल रहे हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो बिल्कुल वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे होगा। तो यहाँ जो फ्रिक्शन इस समय लग रहा होगा, ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है, लिमिटिंग लगता है। बनाइए इसका FBD, mg बनेगा, हाँ नॉर्मल बनेगा, हाँ फ्रिक्शन बनेगा ऐसा, एंड इट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज़ म्यू इनटू n। और यही फ्रिक्शन भाई साहब इस mg को बैलेंस कर रहा होगा, जो इसको स्लिप नहीं करने दे रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। और n जो है ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी तो कर रहा है ना। सो n मस्ट बी प्रोवाइडिंग f सेंट्रीपिटल, ठीक है, n प्रोवाइड कर रहा होगा। तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगा FBD का, तो म्यू इंटू n मस्ट बी बैलेंसिंग mg, एंड n इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल, सो इट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। सो पुट इट दैट वे, तो म्यू इंटू m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस जो होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। कट जाएगा यहाँ से, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √g डिवाइडेड बाई म्यू इंटू आर। पुट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, कितना आंसर आ जाएगा, √g का वैल्यू 10, व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू का वैल्यू, रेडियस कितना है 1 मीटर। सो प्रभु ये 100 आ जाएगा, 10 रेडियन पर सेकंड का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन ने इसको स्लिप करने से बचा लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 ये कहता है कि भाई टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटीज हैं, 2 इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस हैं और इनकी लीनियर चार्ज डेंसिटीज हैं, एक का पॉजिटिव और दूसरे का है नेगेटिव लैम्डा, प्लस लैम्डा, माइनस लैम्डा, और इनके बीच की दूरी दी गई है 2r। तो आपको कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, बिल्कुल सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, पॉजिटिव वाले को हरे रंग से बनाते हैं, फिर से बनाएंगे। सो दिस इज +1, इसका प्लस लैम्डा, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव वाला रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो इधर होगा, सो दिस इज E ड्यू टू +1, कितना होगा बाद में बात करेंगे। और जो नेगेटिव वाला होगा रेड वाला, वो भी इधर ही होगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, क्योंकि लैम्डा सेम पहले से है, सही है। तो जो रिजल्टेंट फील्ड हमारा आएगा वो आ जाएगा कितना, वो इन दोनों का जोड़, तो जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E रिजल्टेंट, इट इज E ऑफ पॉजिटिव वाला प्लस E ऑफ नेगेटिव वाला, मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए, और दोनों का वैल्यू सेम है तो 2E आ जाएगा आंसर। तो किसी एक के वजह से लिख दीजिए, लाइन ऑफ चार्ज के वजह से E की वैल्यू होती है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0r। गॉस लॉ में इसको डेराइव किया होगा। हर चार्ज वायर से पॉइंट की दूरी कैपिटल R के बराबर है, क्योंकि पॉइंट मिडवे है। आई होप इट इज़ क्लियर। पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में देंगे। बाकी लैम्डा दोनों का सेम है, दोनों से डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों का फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐड अप हो जाएगा, तो एक का जितना होता है उसके डबल होगा। सो इट विल बी लैम्डा बाई πε0r टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।
चलिए होगा 36। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q are placed in a certain distance apart. The force acting between them is F. ओके तो देखिए साहब, ऐसा है कि हमारा एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है और एक नेगेटिव चार्ज माइनस Q है, और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो F दिया हुआ है सर, और F का मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली KQ² डिवाइडेड बाई R²। अब कहता है कि 25% चार्ज A में से B में ट्रांसफ़र कर दो। अच्छा, तो A देखिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अगर उसमें से 25% मैं B को दे दूं तो A के पास अब नया चार्ज क्या बचेगा, Q माइनस 25%, और B के पास नया चार्ज क्या आएगा, पहले से माइनस Q था, इसका जो Q/4 निकला वो इसमें लाके जोड़ दीजिए। अब इसका नया फोर्स आपको F' निकालना है, तो बताइए F' का वैल्यू क्या होगा, K। अब इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 3Q/4 है और इसका मैग्नीट्यूड ये सॉल्व करने पे माइनस 3Q/4 आएगा। तो अगेन अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दोनों चार्जेस की वैल्यू अभी भी मैग्नीट्यूड इक्वल ही है लेकिन कम हो गया, तो ये 3/4 9/16 बन के बाहर आ जाएगा। सो इट इज़ KQ² डिवाइडेड बाई R² इंटू 9/16 टाइम्स। सो प्रीवियस फोर्स के 9/16 टाइम्स हो जाएगा हमारा फोर्स। 37 क्वेश्चंस हैव बीन डन। सेव करते हैं इसको, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ का पेपर भी हेजी है, और चलिए थोड़े से क्वेश्चन रह गए तो इसको हम लोग अगले क्लास के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। आज काफ़ी सारा हो भी गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। तब तक मैं इसको रोटेट भी कर लूँगा। रोटेट तो चलो मैं अभी कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट ये 44 45 तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अपलोड करने में दिक्कत होगी इसको। सो लेट्स डू दिस मच क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में पेपर ख़त्म करके हम लोग अगला पेपर शुरू भी कर देंगे। तो आज यहीं तक होगा। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।